भारत में सामाजिक विज्ञान के साथ सौतेला व्यवहार यहाँ की परंपरा का एक हिस्सा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं को चकमा देकर हम 33 करोड़ भारतीयों को धूल चटाकर नहीं जा पाते। आज भी हम सुधरे नहीं हैं। किसी भी पुराने और सुसंस्कृत देश की इतनी दुर्गति नहीं हुई होगी जितनी की भारत की। हम फिर खड़े हो जाते हैं, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, मार खाने के लिए। एक सीरियल का एक डायलॉग जो मेरे दिमाग से कभी नहीं जाता है वो ये है, गौर से सुनिएगा। जिन कौमों में एकता नहीं होती उनकी तकदीर वो कौमें लिखती हैं जिनमें एकता होती है। और ऐसा ही एक डायलॉग और था, मुर्दा कौमें जिंदा कौमों की जागीर होती हैं। हमारा दुश्मन कौन है? वो जो हमें एक राष्ट्र की तरह नहीं देखना चाहता। ऐसी ताकतों को और उनके गुर्गों को सही सही साफ साफ पहचानना बहुत जरूरी है। आज हमारे राष्ट्र के लिए, कल हमारे खुद के लिए। जो अपने राष्ट्र से प्यार नहीं करता वो अपने बच्चों को विरासत में धीमा जहर देके जा रहा है। ये बात हमेशा याद रखें। अब सवाल ये है कि भारत को एक राष्ट्र की तरह कौन नहीं देखना चाहेगा। किसी भी देश का सबसे पहला दुश्मन होता है उस देश का पड़ोसी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में 2,200 साल पहले कहा था कि पड़ोसी हमेशा दुश्मन होता है। तो इस हिसाब से पड़ोसी का पड़ोसी मतलब दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हुआ। खैर, आज के जमाने में ये बात पूरी तरह से लागू तो नहीं होती, लेकिन फिर भी काफी हद तक सही भी है। दो महत्वाकांक्षी पड़ोसी कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। ये हुआ दुश्मन का पहला प्रकार, पहला टाइप। फिर दूसरी किस्म का झगड़ा आता है, महत्वाकांक्षाओं की आपसी टक्कर का, जुनून की रंजिश, किसी जर या जमीन के लिए आपसी रंजिश का, जैसे डच और पुर्तगालियों की आपसी रंजिश थी। ये एक दूसरे के पड़ोसी तो नहीं थे, लेकिन ओरिएंट से व्यापार करने के लिए दोनों आपस में लड़ मरे। तो ये संसाधनों के लिए या प्रभाव बढ़ाने के लिए, रिसोर्सेज या रुतबे के लिए झगड़ा होता है, महत्वाकांक्षा का झगड़ा। कंपनियों का आपसी झगड़ा भी इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। ये हो गया दूसरे किस्म का झगड़ा। अब आता है सांस्कृतिक झगड़ा, चिन्हों को लेकर। जो धर्मांतरण धर्मांतरण की बात आजकल होती है, वो असल में धर्मांतरण न होकर चिन्हांतरण ही होता है। भाषा, भूषा, भोजन या भजन की पद्धतियों का अंतर, रीति रिवाजों का अंतर। जैसे पिछले 1400 साल से ईसाइयों और मुसलमानों के बीच झगड़ा होता आया है। गौर से देखिएगा, ये झगड़ा लगभग चिन्हों का ही झगड़ा है। बाकी सब बातें तो बाद में निकल कर आती हैं। आज अगर सारा देश अपना धर्मांतरण कर लेता है तो उसका असल मतलब होता है चिन्हांतरण। जीवित तो आदमी फिर भी रहेगा, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर लगभग विदेशी होकर। हालांकि भारतीय संस्कृति की परिभाषा इतनी विस्तृत, लचीली और व्यापक है कि इसमें सब पंथों, मत मतांतरों और विचारों के लिए जगह है। देशी विदेशी चिन्हों के फर्क से हम लोग बहुत ऊपर उठ चुके हैं, काफी परिपक्व हो चुके हैं। तो इस दृष्टि से चिन्हों का कोई खास फर्क तब तक मायने नहीं रखता जब तक कोई आ बैल मुझे मार कहते हुए टू नेशन थ्योरी जैसे उथले और सतही सिद्धांत दे डाले। अब एक सबसे आधुनिक और विकसित किस्म का झगड़ा है, और वो है विचारों का झगड़ा, फलसफे का, फिलॉसफी का, दर्शन का। जब से साम्यवाद का सिद्धांत आया है, साम्यवादियों और पूंजीवादियों को चैन की नींद नहीं आती। आपस में झगड़ते ही रहते हैं और एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, केवल अपने अपने देशों में नहीं, दुनिया भर में। विश्व इतिहास का लगभग 40 साल का समय इस कोल्ड वॉर या शीत युद्ध से ग्रसित रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मतभेद है, जिसे हम टू नेशन थ्योरी कहते हैं और जिसे पाकिस्तान के वीडियोस में देख भी चुके हैं, वो शुरुआती तौर पर एक सांस्कृतिक झगड़ा था जो आगे चलकर वैचारिक झगड़ा बन गया। साम्यवाद और पूंजीवाद का झगड़ा वैचारिक दुश्मनी को समझाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इस तरह से इन चार मापदंडों से दुश्मनों को पहचाना जा सकता है। आइए अब एक एक करके इन मानकों पर भारत के शत्रुओं को समझते हैं। शुरुआत हम पड़ोसियों से करेंगे। चीन हमारा एक पड़ोसी है। केवल पड़ोसी ही नहीं, भारत से 3 गुना बड़ा पड़ोसी है और महत्वाकांक्षी पड़ोसी है। तो इसका भारत का शत्रु होना तो तय ही है। दुनिया भर में जगह जगह भारत और चीन की महत्वाकांक्षाओं की मुठभेड़ चलती रहती है, कहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर या एनएसजी को लेकर,
या अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया को लेकर। सांस्कृतिक तौर पर चीन और भारत दोनों ही अत्यंत सहिष्णु हैं, सब संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। बल्कि ये तो पूरब के देशों की खासियत है कि दिखावे के चिन्हों के झगड़े के बचपने से दूर रहना, उदार होना और उदारता दिखाना। तो इस तरह से सांस्कृतिक तौर पर चीन और भारत शत्रु नहीं है। विचारों का मतभेद तो है। चीन अपने आप को साम्यवादी कहता है और भारत में साम्यवाद को लेकर कोई विशेष नाराजगी नहीं है। तो इस दृष्टि से भारत और चीन दोनों ही तटस्थ हैं। लेकिन दो ताकतवर पड़ोसी होना और महत्वाकांक्षाओं की मुठभेड़ दो ऐसी बातें हैं कि चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज का जमाना किसी देश पर किसी देश के कब्जे का जमाना नहीं है। आज का जमाना है किसी देश की ताकत पर रोक लगाने का, उसे कोई भी ठोस कदम लेने से रोकने का, उसकी आर्थिक हालत कमजोर करने का, उसकी माली हालत कमजोर करने का, उसे बेसहारा बनाने का, उसके रहने वालों को इतना दुखी और आपस में फूट डालकर या तोड़कर रख देना कि वो एक होकर जवाबी कार्रवाई करने की कभी सोच भी न सके, कभी कोई खतरा न बन सके, रोटी के जाल में इतना उलझ जाएं कि देश के दुश्मन उनको दिखाई ही न दें। आप खुद ही अपने चारों ओर देख लीजिए, कितने लोग हैं ऐसे जो देश के लिए बातों से ज्यादा कुछ करते हैं या कर पाते हैं। ये दुश्मन का सबसे घातक और सबसे अदृश्य, न दिखाई देने वाला पैंतरा होता है जिससे किसी भी राष्ट्र को खोखला किया जाता है। भारत को ताकतवर बनने से रोकने के लिए चीन हर तरह का कदम उठाएगा। चीन के अलावा भारत का एक और पड़ोसी है पाकिस्तान, जिसकी नींव ही है भारत से द्वेष, भारत से दुश्मनी और भारत का अंत, भारत पर कब्जा, जिसको गजवाए हिंद कहते हैं। जहां चीन भारत को परेशान और टूटा फूटा रखना चाहेगा, वहीं उसके उलट पाकिस्तान भारत पर कब्जा करना चाहेगा, गजवाए हिंद करना चाहेगा। तो पाकिस्तान भारत का पड़ोसी भी है। भारत की ही जमीन पर एक दूसरे देश पाकिस्तान का अस्तित्व, उसकी हस्ती खुद ब खुद भारत से एक सांस्कृतिक और वैचारिक दुश्मनी है। पाकिस्तान तो सिर्फ एक मुखौटा है, सिर्फ मुखौटा। असल खिलाड़ी वहाबी है। आपने आजकल सुना ही होगा आईएसआईएस। आईएसआईएस वाले कट्टर इस्लामी खलीफा बनाने की मंशा रखते हैं। इसको शह देने वाला सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। आज भले ही भारत के शतुर्मुर्ग सऊदी अरब का खतरा न देख सकते हो, लेकिन पाकिस्तान की आड़ में असली खिलाड़ी वही होगा जिसके पास काबा होगा और जो खलीफा होगा। फिर आते हैं यूरोप और अमेरिका पे। भारत छोड़ते समय अंग्रेजों ने भारत को भिखारी तो बना ही दिया था, लेकिन असली दरिद्रता, दीनता, गरीबी, मुफलिसी होती है सोच में। अपने खुद पर भरोसा न होने की वजह से, खुद पर यकीन न होने की वजह से आदमी अपने आप को मजबूर समझने लगता है। आदमी को यह यकीन हो जाता है कि हम अपने बलबूते पर कुछ भी नहीं कर सकते। भिखारी तो हमें बनाया ही गया था, लेकिन मजबूरी की डाउनलोडिंग हमने इस 70 साल की आजादी के इतिहास में ही की है। कहीं भी नौकरी करके काम धकाने की, न आगे का सोचने की, न आगे का करने की। हमें अपने आप पर, अपने ही शरीर की दो बाजुओं पर क्यों भरोसा नहीं है? ये तो आप खुद ही सोचिए। तो जैसी प्रजा वैसा ही राजा। जैसे जनता काम धका रही है, वैसे ही राजनीतिज्ञ भी काम धका रहे हैं। और जैसा राजा वैसी प्रजा, साथ में जैसी प्रजा वैसा राजा, ये चक्र चल रहा है, कभी ना खत्म होने वाला चक्र। चीन और पाकिस्तान भारत को तोड़ने में विश्वास रखते हैं, तो यूरोप और अमेरिका हमें कंगाल और मजबूर बनाए रखने में। इसे भी दोस्ती तो कहा नहीं जा सकता। अब ध्यान से देखिएगा, आजादी से पहले अंग्रेजों के कारखानों का बना हुआ माल, अंग्रेजों के कारखाने से निकली हुई चीजें भारत में ही आकर बिकती थी। आज भी वही हाल है। हो सकता है कि माल भारत में ही कहीं बना हो या यूरोप अमेरिका के बाहर कहीं से आया हो, लेकिन असल मुहर तो यूरोप और अमेरिका की ही है। राज तो अभी भी उन्हीं का है। कुछ ऐसे ताकतवर ब्रांड्स हैं जिनके बगैर हम शहरी जीवन सोच भी नहीं सकते। जरा सोचिए, आखिर इसको कौन चला रहा है? तो यूरोप और अमेरिका से हमारा मोटे तौर पर केवल महत्वाकांक्षाओं का झगड़ा है। इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत के मोटा मोटी तीन शत्रु हैं। बाकी सब उनके अगल बगल इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। नंबर एक चीन, नंबर दो वहाबी या कट्टरपंथी, और आखिर में हमें कमजोर और मजबूर बनाए रखने वाले फिरंगी, यूरोप और अमेरिका।
पश्चिमी जगत या मगरिबी ताकतें। ये तीन अपने अपने एजेंट्स का इस्तेमाल करके भारत को खोखला बनाते रहते हैं, जड़ें खोदते रहते हैं। इस तरह से इन तीनों का अपना अपना भारत में एक अंडरवर्ल्ड है। अंडरवर्ल्ड का मतलब होता है साफ तौर पर न दिखाई देने वाली दुनिया। खुले या छुपे तौर पर कुछ लोग तो अनजाने में ही उनका काम आसान कर देते हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता चलता कि राष्ट्र से गद्दारी कर रहे हैं और दुश्मन कामयाब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत दूध का धुला है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर जगह जगह भारत को मिलने वाली शिकस्त ये बताती है कि भारत को अपना ही ईजाद किया हुआ शतरंज का खेल फिर से सीखना पड़ेगा।